गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज में पुनः स्वागत, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम अपने राजस्थान के इतिहास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों अपन भरतपुर, अलवर और धौलपुर का इतिहास रीडिंग करेंगे। तो दोस्तों, एक बार इसे अपन महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ पढ़ेंगे और कहीं कहीं पर आपको जो देखने को मिलता है कि ये इतिहास जो है, ये छोटे छोटे जो जिले, इनका इतिहास जो देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनको देखना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने मेवाड़, जयपुर का इतिहास, जो कि आमेर इतिहास पढ़ा अपन ने, मारवाड़ इतिहास, उतना ही ये भी आवश्यक दोस्तों। कहीं पर एक दो प्रश्न इसमें से भी बन जाए तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले आप सभी को बधाइयां देना चाहूंगा दोस्तों। आप सभी के सहयोग से जल्दी 4-5 दिन के भीतर ही दोस्तों अपने चैनल पर 11,000 सब्सक्राइबर है जो हो चुके हैं। आप सभी का सहयोग बहुत ही अनुकरणीय सहयोग है और आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर अपना विश्वास ने इसी प्रकार बना रहे तो जो अपन काफ़ी ऊंचाइयों तक चले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही उम्मीद करता हूं, ऐसी ही आशा करता हूं कि आपका सहयोग और विश्वास सदा यूं ही बना रहे और राजस्थान क्लासेज आपको अच्छी अच्छी कंटेंट, स्टडी मटेरियल जो भी है फिलहाल निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों, अपना जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज का जो इतिहास है वो है भरतपुर, अलवर और धौलपुर पर। वही पढ़ेंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी यहाँ पर गाथाएं नहीं है। तो दोस्तों, सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे दोनों टाइम यदि लाइव जुड़ना चाहते हैं तो अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो कि लाल बटन वाला है, और उसके पास में एक बेल बटन है, वो भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहे, नहीं तो जो आपका काम अधूरा रह जाएगा। अच्छा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखे ना, उस पर आप मैसेज करिए और आपको जो वहां से ऐड कर लिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर ऐड कर लिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो ये एडमिन है, मतलब कि कोई मैसेज नहीं कर पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, आज के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे और सेटअप है जो थोड़ा सा सही से कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, अपन कंटिन्यू करते हैं भरतपुर के इतिहास से। भरतपुर में आप सभी को पता है कि जाटों का राजवंश हुआ था, जाट राजवंश हुआ था भरतपुर में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी भाग में। देखिए, राजस्थान के पूर्वी भाग में भरतपुर, धौलपुर और डीग आदि क्षेत्रों पर जाट राजवंश का जो बिल्कुल शासन हुआ करता था। ठीक है, तो औरंगजेब के समय जाट शक्ति का उदय होता है। यहाँ पर किसके समय? औरंगजेब के समय यहाँ पर उसके समकालीन है जो जाट शक्ति का उदय होता है। और दोस्तों, प्रथम संगठित जन आंदोलन हुआ यहाँ पर, किसानों का प्रथम संगठित जन आंदोलन हुआ था। उसी के बाद जो जाटों का यहाँ पर शासन हुआ दोस्तों, जिसमें दिल्ली, आगरा, मथुरा के जाट किसान, देखिए पढ़िए इसे ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा आपको बस माइंड में रखना है, ये चीजें बस ध्यान में रखनी है। और वैसे ऑप्शन आ जाएंगे तो बिल्कुल आप एक बार इसे पढ़ लेंगे ना तो जरूर ऑप्शन में आप सही करेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी है ना तथ्य जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊंगा, क्योंकि जो है इतिहास, ये लोग इस पर कम ही ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार जरूर हमें जो देख लेते हैं दोस्तों। 1670 ईस्वी में गोकुल की हत्या के बाद 1685 में राजा राम जाट ने विद्रोह किया। अब देखिए यहाँ पर राजा राम जाट जो है ये प्रमुख है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए 1687 में सिकंदरा, आगरा के पास में स्थित अकबर के मकबरे को इन्होंने लूटा। किसने? राजा राम जाट ने विद्रोह किया 1685 में। और 1887 में सिकंदरा जो कहां पर है, ये आगरा के पास है, और यहाँ पर अकबर के मकबरे को लूटा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर अपन यदि आगे बात करें तो आगे आते हैं सरदार चूड़ामन। और सरदार चूड़ामन के बारे में दोस्तों थोड़ी सी बात करें तो 1668 ईस्वी में राजा राम की हत्या के बाद इसके भतीजे चूड़ामन जाट ने विद्रोह की कमान संभाली। सबसे पहले गोकुल और सरदार गोकुल, उसके बाद जो है अपन ने देखा चूड़ामन से पहले जो मतलब गोकुल के बाद राजा राम, और राजा राम के बाद सरदार चूड़ामन, और चूड़ामन ने जो उसके राजा राम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने विद्रोह की कमान संभाली और दोस्तों जाट राज्य की स्थापना की। ठीक है, सरदार चूड़ामन।
और दोस्तों देखिए जाट राज्य की स्थापना की और इसी के साथ थूण का किला बनाकर थूण को अपनी राजधानी बनाया। थूण नामक जो स्थान था, थूण को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद अपन देख लेते हैं बदन सिंह, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसको है जो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप इसे। दोस्तों बदन सिंह का जो समय रहा था 1722 से 1756 तक, इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है बिल्कुल में। जो अभी अपन ने जयपुर का इतिहास पढ़ा, आमेर का कछवा वंश पढ़ा, इसमें बिल्कुल इसकी जानकारी अपन ने प्राप्त की है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। बदन सिंह अपने पिता चूड़ामन की मृत्यु के बाद बड़े भाई मोहकम सिंह के विरोध में, मोहकम सिंह के विरोध हो गया और कहां से मिल गया, सवाई जय सिंह से मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, सवाई जय सिंह की सहायता से 1722 ईस्वी में सवाई जय सिंह, दोस्तों कौन से सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह सेकंड, मिर्जा राजा नहीं, सवाई जय सिंह थे ये केवल, ठीक है दोस्तों। देखिए सवाई जय सिंह की सहायता से 1722 में बदन सिंह शासक बना, ठीक है। और दोस्तों अपन ने कछवा वंश में पढ़ा था कि जाट विद्रोहियों के दमन के लिए, जाट विद्रोहियों के दमन के लिए जो सवाई जय सिंह ने किसका साथ लिया था, बदन सिंह का साथ लिया था, ठीक है। तो यही चीज है जो यहां पर भी है, सेम है। तो दोस्तों बड़े भाई मोहकम सिंह के विरोध में गया बदन सिंह, और है जो मिला किससे, सवाई जय सिंह से मिला। सवाई जय सिंह की सहायता से 1722 में बदन सिंह शासक भी बन गया। और सवाई जय सिंह ने, देखिए दोस्तों यहां पर इसकी सहायता करने के कारण इनका नाम क्या क्या बनाया गया, देखिए उपाधि क्या क्या दी गई। एक तो ब्रजराज की उपाधि दी, जो कि सवाई जय सिंह ने दी, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहां पर उपाधि दी और डीग की जागीर प्रदान की। और दोस्तों मोहम्मद शाह ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी। यहां पर मोहम्मद शाह लिखना था दोस्तों, मोहम्मद शाह। यहां पर क्या हो गया, काफी पुस्तकों में अलग अलग दे रखा है, तो दोस्तों यहां पर मोहम्मद शाह जो था मैंने ऐड नहीं किया, आपको नोट्स में ऐड करके दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, ठीक है। तो बदन सिंह ने डीग किले का निर्माण करवाया दोस्तों। अब ऐसा पूछा जाए कि डीग किले का निर्माण किसके काल में करवाया, तो दोस्तों बदन सिंह के समय करवाया। अब कहीं कहीं पर यह भी लिखा था कि सूरजमल जाट ने करवाया, तो दोस्तों आप वो चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन किसके काल में हुआ, तो दोस्तों किसके समय में हुआ, बदन सिंह के समय में हुआ दोस्तों, ठीक है। तो डीग के जलमहलों का निर्माण भी इन्हीं के समय में शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब अपन आगे देखें तो सूरजमल जाट जो कि प्रतापी राजा हुए थे, किसके, जाट वंश के प्रतापी राजा हुए थे भरतपुर के। इनके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 1733 में सोगर के निकट 1733 में भरतपुर किले का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। सूरजमल जाट जो थे ये बदन सिंह के पुत्र थे दोस्तों। बदन सिंह ने जीते जी पुत्र सूरजमल को शासन की बागडोर संभाल दी थी। इतना इन पर विश्वास था, इतना इन पर अटूट विश्वास था जितना कि आपको राजस्थान क्लासेज पर है। अच्छा दोस्तों अपन देखें तो जाटों का अफलातून व प्लेटो कहा जाता है। लो जी, ये क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है। यहां पर क्या है कि जाटों का अफलातून किस शासक को कहा जाता है, तो दोस्तों जाटों का अफलातून, ये क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा दोस्तों क्विज में, ठीक है। याद रहे जाटों का अफलातून और प्लेटो है जो किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है सूरजमल जाट को कहा जाता है जो कि भरतपुर जाट वंश के शासक थे दोस्तों। आगे हम देखें तो सूरजमल ने डीग के महलों का निर्माण पूर्ण करवाया, ठीक है। डीग के महलों का निर्माण है जो सूरजमल ने पूर्ण करवाया दोस्तों। हाँ, इन्होंने जो ये महलों का निर्माण पूर्ण करवाया। तो दोस्तों डीग के महल कहां पर है, तो ये डीग के महल अपन ने कई बार अपन पढ़ चुके हैं। जल महल, जल के लिए जो प्रसिद्ध है डीग के महल, और ये जो है जल महल कहलाते हैं जो कि भरतपुर में दोस्तों। इसका निर्माण है जो सूरजमल जाट ने पूर्ण करवाया था। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। अपन बाकी तो अपन क्वेश्चन मतलब कि प्रश्नों में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर अपन है जो थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं ना, साक्षात थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ये चीज है जो यहां पर जरूर करिएगा, नोटिस करिएगा। अच्छा दोस्तों, सूरजमल ने 12 जून 1761 में आगरा किले पर अधिकार किया था। बड़ी बात है दोस्तों, प्रतापी राजा थे। 12 जून 1761 को आगरा किले पर अधिकार किया। उस समय दोस्तों आपको पता हो तो 1761 में भटवाड़ा का युद्ध भी हुआ था जो कि जयपुर से, आमेर से रिलेटेड है।
दोस्तों सूरजमल ने डीग से भरतपुर को राजधानी बनाया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो थूण को राजधानी बनाया गया, जाटों ने थूण को राजधानी बनाया, उसके जो कि चूड़ामन ने बनाया। उसके बाद दोस्तों डीग को बनाया गया। अब है जो दोस्तों देखिए कालांतर में भरतपुर को बनाया गया, भरतपुर को राजधानी बनाया गया। अब देखिए दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग जो है ये कहां पर है? भरतपुर में। दोस्तों दुर्ग के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे, यहां पर मैंने कोई भी तथ्य शामिल करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण 1733 से 1741 तक चला था। तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। 1701 देखिए 33 का पूछा जाए तो 33 करना है, यदि 41 का पूछा जाए तो 41 करना है, यदि कंटिन्यू पूछा जाए तो दोस्तों 1733 से 1741 तक करना है आपको वहां पर करेक्ट। अच्छा दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे, 1763 ईस्वी में नजीब खां रोहिला के विरोध में ये उस विरोध में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, इनका यहां पर निधन हो जाता है। कब होता है ये चीज ध्यान रखेंगे, 1763 में महाराजा सूरजमल जो कि जाट राजवंश से थे, इनका निधन 1763 में हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर हम बात करें तो इनके आगे बात करेंगे जवाहर सिंह का। और जवाहर सिंह जो थे दोस्तों ये 1763 से 1768 तक इनका शासन रहा था, ठीक है। और दोस्तों सूरजमल के पुत्र जो राजा बने, विदेशी लड़ाकों की एक पेशेवर सेना इन्होंने तैयार की, ठीक है दोस्तों। जवाहर सिंह ने 1764 में शाह आलम सेकंड पर दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। और लाल किले से अष्टधातु के दरवाजे लाकर भरतपुर दुर्ग में लगवाए थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये चीज है जो एक बार जरूर ध्यान रखेंगे कि जवाहर सिंह जो कि जाट राजवंश के कौन से शासक जिन्होंने शाह आलम सेकंड पर आक्रमण करके लाल किले से अष्टधातु के दरवाजे लेकर आए थे, जो कि भरतपुर दुर्ग में लगवाए थे। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर भी शॉर्ट में क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है जो ये शासक है जवाहर सिंह, ठीक है। हाँ तो दोस्तों दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो ज्वार बुर्ज का निर्माण भी करवाया था लोहागढ़ के पास, ठीक है दोस्तों। ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों अपन रणजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। और रणजीत सिंह के बारे में देखें तो दोस्तों 29 सितंबर 1803 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ महत्वपूर्ण संधि कर ली थी। तो दोस्तों ये संधि इतनी आसान नहीं करते हैं, जो कि ये संधि सबसे पहली संधि थी। तो दोस्तों देखते हैं इनके बारे में अपन देख लेते हैं। हाँ देखिए राजस्थान में यह अंग्रेजों की प्रथम मैत्रीपूर्ण संधि थी दोस्तों, ठीक है। अब राजस्थान में यह अंग्रेजों की प्रथम महत्वपूर्ण संधि जो कि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। किसकी हुई थी? भरतपुर की हुई थी। उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। कब हुई थी? 29 दिसंबर 1803 को हुई थी। क्लियर? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ज्यादा नहीं रिपीट कर रहा मैं। अच्छा आगे हम देखें तो दूसरी संधि दोस्तों, इसके भरतपुर के बाद दूसरी संधि भी अलवर में हुई थी। तो दोस्तों अंग्रेजों ने पहले राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र से है जो डाका डाला था, ठीक है। तो दूसरी संधि जो है अलवर में दिसंबर 1803 में हुई और पहली संधि सितंबर में हुई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके लिए दोस्तों ये संधि हुई, उसके बाद क्या क्या होता है ये थोड़ी सी अपन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों संधि की शर्तों के विरुद्ध भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने 1804 में यशवंत राय, जो कि कौन था? मराठा शासक था, यशवंत राय होलकर, उसको क्या है कि शरण दे दी भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने, ठीक है। और दोस्तों इस पर लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भरतपुर पर 5 भयंकर आक्रमण किए। उसके बाद दोस्तों 10,000 सेना के साथ 5 माह तक घेरा डाले रखा, फिर भी भरतपुर को नहीं जीत सके दोस्तों। और इसीलिए इस भरतपुर का नाम पड़ा था दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग। इसलिए जो इस भरतपुर दुर्ग का नाम पड़ा था लोहागढ़ दुर्ग, क्योंकि देखिए 10,000 सेना के साथ 5 माह तक घेरा डाला गया, 5 भयंकर आक्रमण किए गए, लेकिन है जो भरतपुर को ये नहीं जीत सके थे। आखिर है जो ये स्वयं ही मिले थे। अंततः 17 अप्रैल 1805 को घेरा उठा लिया गया। और दोस्तों इसी के बाद जयपुर किले का नाम है जो लोहागढ़ पड़ा था। और दोस्तों नई संधि पर हस्ताक्षर कब होते हैं? ये होते हैं 1805 में।
अप्रैल 1805 में पुनः नई संधि पर हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों। और नई संधि जो है ये हस्ताक्षर होते हैं, इस संधि से मराठा व अंग्रेजों के आक्रमणों से सुरक्षा मिली। स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो दोस्तों भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हुआ। यदि आप सभी को ज्ञात है तो ठीक है, नहीं तो अपन एकीकरण पढ़ेंगे तो अच्छे से एक एक टॉपिक के आधार पर पढ़ लेंगे दोस्तों आप सभी बने रहे अपने चैनल के साथ। दोस्तों कंटिन्यू है जो अपन ने कला संस्कृति पढ़ी, भूगोल भी पढ़ ली है, अपना इतिहास भी है जो अब कल जो एक और लाइव क्लास आएगी वो है जो लास्ट पढ़ाव रहेगा इतिहास का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन प्रजामंडल, क्रांति, प्रजामंडल और एकीकरण, ये जो है दो टॉपिक जो दो है जो वीडियो बनेंगे। तो दोस्तों आप सभी को खुशी होनी चाहिए कि अपना सिलेबस एक बार तो है जो कंप्लीट होने जा रहा है। और दोस्तों दुर्ग भी पढ़ने वैसे अपना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार तो अपन है जो कंप्लीट कर लेंगे अपना सिलेबस, लेकिन उसके बाद अपन रिवीजन किस प्रकार से करें उसके बारे में बिल्कुल दोस्तों आपसे मैं जरूर राय लूंगा और उसके लिए जरूर आपसे लाइव में मिलूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो मत्स्य संघ में जो इनका विलय होता है, इस राज्य का विलय होता है जो कि 1949 में राज्य में मिला लिया गया। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो अलवर राज्य के इतिहास की बात करेंगे। अलवर राज्य के इतिहास की दोस्तों शॉर्ट में ये ज्यादा नहीं है। 11वीं सदी में अलवर का क्षेत्र जो है मेवात कहलाता था, और वैसे मेवात ही कहलाता है अभी भी। तो दोस्तों मेवात कहलाता था और ये अजमेर चौहानों के आधिपत्य में था उस समय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यही जो है तराइन युद्ध 1192 हुआ था दोस्तों। तराइन दूसरा युद्ध दोस्तों, दूसरे युद्ध की बात करें जिसमें पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह से हार हुई थी। अपने अजमेर का इतिहास पढ़ा है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाए। इसमें तो जो जानकारी हिस्ट्रिकल है जो कम ही ली है, लेकिन उसमें अपन ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई। यदि कोई नए है तो जरूर दोस्तों चैनल पर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, एक क्लास है जो आपको वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। है जो तराइन युद्ध के बाद है जो ये मेवाती यहाँ पर स्वतंत्र हो जाते हैं, और 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध के बाद यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य में फिर जयपुर का अंग हो जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान पूर्वक पढ़िए एक बार। देखिए दोस्तों 1527 तक तो है जो खानवा युद्ध तक ये जो क्षेत्र किसके मेवाड़ के अधीन रहा था। उसके बाद जो ये क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन रहा। उसके बाद एक कुछ समय के लिए जयपुर का अंग। तो दोस्तों 1671 में जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने मौजमाबाद के कछवा सामंत जो थे, कौन थे, कल्याण सिंह थे, नरुका को माचेड़ी की जागीर प्रदान की। देखिए दोस्तों उसके बाद है जो 1774 में इसके वंशज जो थे प्रताप सिंह, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कई बार अपन इसे भी पढ़ चुके हैं। 1774 ईस्वी में इसके वंशज प्रताप सिंह को मुगल बादशाह शाह आलम ने जयपुर से स्वतंत्र कर माचेड़ी जागीर प्रदान की थी दोस्तों। तो है जो प्रताप सिंह ने बिल्कुल अलग होकर है जो इन्होंने। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पहले तो ये हुए 1774 में जयपुर से अलग, उसके बाद होते हैं 1775 में भरतपुर राज्य से अलग। अब है जो ये अलवर को है जो अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो दोस्तों अलवर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों अलवर की स्थापना जो कि प्रताप सिंह नरुका के द्वारा की गई, 1775 में की गई दोस्तों अलवर राज्य की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार बादशाह शाह आलम ने राव राजा बहादुर की उपाधि है जो प्रताप सिंह नरुका को भी दी थी दोस्तों। ये बादशाह शाह आलम ने राव राजा जो की उपाधि दी, राव राजा बहादुर की उपाधि वो प्रताप सिंह को दी दोस्तों। ये मैंने आपको एक दिन बताया था जरूर क्लास में कि अपन अलग से जरूर पढ़ेंगे किसने किसको क्या उपाधि दी। ये एक बार जरूर वापस से रिपीट कर लेंगे दोस्तों। और आप कहेंगे दोस्तों कि युद्ध जो है, युद्ध अपन अलग से पढ़े या फिर अपन युद्ध तो दोस्तों काफी जो है ये पढ़ लिए। यदि आपकी इच्छा होगी तो जरूर पढ़ लेंगे, अन्यथा दोस्तों युद्धों की एक प्रश्नोत्तरी बना ले तो एक या फिर 2 प्रश्नोत्तरी बना लेंगे दोस्तों युद्धों की, ठीक है। यदि आपकी जैसे भी यदि आप चाहते हैं कि यह जो थ्योरी हो, यदि आप चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी या टेस्ट हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता लेना, ठीक है, क्योंकि ये इतिहास पढ़ने के बाद अपना है जो युद्ध ही आएगा टॉपिक। तो दोस्तों यहां पर अपन आगे देखें तो 1803 ईस्वी में राव राजा बख्तावर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अलवर के राव राजा ने नवंबर 1803 में संभवत है जो ये तिथि है, ठीक है दोस्तों। तो 1803 ईस्वी में राव राजा, देखिए दोस्तों ये नवंबर जो है ना ये संभवत है, ठीक है। आप इसे जो बिल्कुल 1803 जरूर ध्यान रखेंगे
एक बार। तो दोस्तों यदि क्लियर होगा तो मैं उसके बाद भी कभी आपको बता दूंगा। 1803 ईस्वी में राव राजा बख्तावर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1803 में संधि की। बख्तावर सिंह ने बख्तेश तथा चंद्रमुखी कविताएं भी लिखी। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन देख लेते हैं विनय सिंह के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सी लंबी बनेगी, प्लीज लास्ट तक जो आप बने रहे, ताकि ये जो अपना अलवर, भरतपुर और धौलपुर तीनों का इतिहास क्लियर होने जा रहा है। इसके बाद अपन है जो क्या जैसलमेर का भाटी वंश और कोटा राज्य का इतिहास और करौली का यादव वंश, वो एक वीडियो में और पढ़ लेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन भी बन जाए अपने लिए तो बेस्ट है ना। चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। विनय सिंह दोस्तों अलवर में 80 खंभों के मीसू मूसी रानी की छतरी जो है इनके द्वारा बनवाई गई दोस्तों। ठीक है, और बलवंत सिंह ने देखिए दोस्तों, बलवंत सिंह और विनय सिंह दोनों को अंग्रेजी सरकार द्वारा शासक की मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो 1857 ईस्वी, देखिए 1857 की क्रांति में विनय सिंह अलवर के शासक थे उस समय। और दोस्तों विनय सिंह ने रानी शीला के लिए 1845 में सिलीसेट महल बनवाया, जो कि सिलीसेट झील के किनारे बनवाया विनय सिंह ने दोस्तों। ठीक है, किसने? विनय सिंह ने। वही विनय सिंह जो 1857 की क्रांति में शासक थे। जय सिंह दोस्तों ये उसके बाद है जो जय सिंह हुए दोस्तों। देखिए विनय सिंह और बलवंत सिंह दोनों भाई थे, और ये जो अपने अभी जो पढ़ा है बख्तावर सिंह के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, और इन दोनों को समान होने के कारण दोनों को जो शासक बनाया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर है जो देखिए, यहाँ पर बाद में है जो बलवंत सिंह है, जो बलवंत सिंह को हरा दिया जाता है और विनय सिंह बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शासक बनते हैं। तो दोस्तों देखिए जय सिंह के बारे में बात करें, इनके बाद जय सिंह शासक हुए, और ये जो कि नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में इन्हें गोलमेज सम्मेलन में इन्हें भाग दिलवाया गया। ठीक है, भाग लिया इन्होंने। 1933 में इन्हें अंग्रेजी सरकार ने पद से निष्कासित कर दिया। किस पद से? नरेंद्र मंडल कि जो ये सदस्य थे वहां से इनको निष्कासित कर दिया जाता है दोस्तों। बाद में यूरोप चले जाते हैं ये यहाँ से, और उसके बाद इनकी है जो पेरिस में इनका निधन हो जाता है। ये किसकी बात करें अपन? महाराजा जय सिंह, जो कि कौन है? ये अलवर के महाराजा है, जो कि अंतिम शासक है दोस्तों। ठीक है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा में यह जो इनके समय सरिस्का पैलेस निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, देखिए ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा हुई थी उस समय जो सरिस्का पैलेस का निर्माण है जो किसने? जय सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, और विजय मंदिर का निर्माण है जो 1918 में जय सिंह ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, और 1938 में अलवर प्रजामंडल, मार्च 1949 में मत्स्य संघ के रूप में ये विलय हो जाते हैं। देखिए दोस्तों अलवर का प्रजामंडल कब बना? 1938 में, ये अपन पढ़ेंगे प्रजामंडल, और मार्च 1949 में मत्स्य संघ में जो इसका विलय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही। अब धौलपुर के इतिहास के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। दोस्तों धौलपुर के इतिहास के बारे में अपन एक बार ही देखिए रिपीट नहीं करें। धौलपुर का इतिहास महात्मा बुद्ध काल में मत्स्य जनपद में ये शामिल थे दोस्तों। कौन ये हिस्सा था उस समय का, जो कि कौन कौन से थे? धौलपुर, भरतपुर और अवरल क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये जानकारी आप यदि ध्यान में नहीं रखते हैं तो यहाँ पर इसके बाद देखिए 7वीं सदी में ढोलन देव तोमर ने यहाँ पर अपना शासन किया। 8वीं सदी में चौहानों ने राज्य कायम किए, और दोस्तों 11वीं सदी में तोमर वंशीय धवल देव ने बीलपुर के पास है जो संबल नदी के तट पर धवलपुर बसाया। तो दोस्तों यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहां से? 11वीं सदी से स्टार्ट करते हैं। धवल देव नामक है जो एक शासक हुए थे तोमर वंशीय, बीलपुर के पास संबल नदी के तट पर धवलपुर बसाया। इसी का नाम है जो बाद में हो गया था परिवर्तित होकर धौलपुर हुआ। तो दोस्तों धवल देव ने धौलपुर को बसाया था। ठीक है, धवलपुर नाम से बसाया था, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर है जो दोस्तों यहाँ पर करौली यदुवंशी शासकों ने धौलपुर ने इस पर अधिकार कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। और दोस्तों करौली के यादव वंश जो शासक थे धर्मपाल ने 1120 ईस्वी में धौलपुर दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और एक बार आप नोट्स जरूर देख लेना, सारा जो नोट्स है दोस्तों इसके नोट्स भी, और जो जैसलमेर का भाटी वंश पढ़ेंगे अपन, करौली का यादव वंश पढ़ेंगे, वो सारे नोट्स है जो दोस्तों कल आपको मिल जाएंगे। कल एक और अपनी सुबह क्लास रहेगी इतिहास की, वो सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, बेफिक्र
के पढ़िएगा चाहे टाइप करिएगा। दोस्तों 1502 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी व धौलपुर राजा विनायक देव के मध्य जो युद्ध होता है, किसके मध्य? सिकंदर लोदी के मध्य और धौलपुर राजा विनायक देव के मध्य 1502 में होता है। कठिनाई से लोदी की विजय होती है और धौलपुर पर है जो उसका अधिकार हो जाता है। उसके बाद है जो दोस्तों मोहम्मद जैफो को धौलपुर का शासक नियुक्त किया उसने, ठीक है, मोहम्मद जैफो को दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप देखिए क्यों नहीं पढ़ते, ये देखिए जैसे अपन ने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, जैसे रणथंबोर का इतिहास पढ़ा उसी प्रकार दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों बाबर ने अपने अधिकार में लेने हेतु विद्रोह किया यहाँ पर, इस पर मोहम्मद जैफू को या फिर सिकंदर लोदी को, ठीक है दोस्तों। अकबर ने खानपुर महल बाड़ी के निकट तालाब सही झील पर वह जो बनाए, क्या? खानपुर महल बनाए दोस्तों। अकबर ने खानपुर नामक महल बनाए, कहां पर? धौलपुर में, बाड़ी के निकट। बाड़ी जो क्षेत्र है धौलपुर में दोस्तों, तालाब सही झील पर है जो बनाए खानपुर महल। दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध है जो इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। औरंगजेब ने 1658 में दारा सिकों को उत्तराधिकार युद्ध में हराया, जो कि ये युद्ध हुआ कहां पर था? युद्ध धौलपुर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। बस ये अब इतना ही है, बस लास्ट तक बने रहे दोस्तों। ये जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार शासक कल्याण सिंह ने धौलपुर को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। ये मुगल साम्राज्य का भी है, जो मुगलों का भी यहाँ पर अधिकार रहा, 1761 तक रहा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कल्याण सिंह ने धौलपुर को अपने अधिकार में लिया और इसका अधिकार है जो 1761 तक रहा। धौलपुर के पहले राणा शासक जो रहे थे वो कीरत सिंह कहो या कीर्ति सिंह कहो दोस्तों, यहाँ पर कीरत सिंह भी आप कह सकते हैं इसे। अच्छा दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 की क्रांति में राव रामचंद्र एवं हीरालाल के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिकों ने धौलपुर पर अधिकार किया था, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप देख लेना एक बार, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है जो एक बार नोट्स जरूर बना लेना दोस्तों, आगे ये चीज आपकी काम आने वाली। अब देखिए दोस्तों, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है कि 1736 में धौलपुर प्रजामंडल का गठन होता है, मत्स्य संघ में धौलपुर का विलय होता है, जो विलय होता है तो उस समय क्या क्या होता है देखिए। धौलपुर शासक महाराजा उदभान सिंह मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाए जाते हैं, धौलपुर के शासक बनाए जाते हैं। ये अपन राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, सलाहकर्ता सभी अपन पढ़ेंगे दोस्तों एकीकरण में, ठीक है। तो राजस्थान में विलय के बाद धौलपुर को भरतपुर जिले में शामिल किया गया दोस्तों, ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में विलय के बाद धौलपुर को भरतपुर जिले में शामिल कर दिया था, धौलपुर को है जो भरतपुर में ही शामिल किया था। अब उसके बाद है जो ये पृथक किया जाता है, पृथक जिला जो है ये कब बनता है? तो दोस्तों जुलाई कौन सी? 19 जुलाई दोस्तों, यहां पर है जो आप आराम से देख सकते हैं, ये आपके लिए मैंने बिल्कुल देखिए 19 जुलाई 1797 को राज्य का 32वां जिला है जो बनता है ये दोस्तों। धौलपुर राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बस ये है जो ये पूरी जिला जो है ये लास्ट तक है, लास्ट शोर तक है। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना भरतपुर, धौलपुर और अलवर का इतिहास। दोस्तों आपको कितनी जानकारी मिली होगी, आप उम्मीद करते हैं कि अच्छी जानकारी मिली होगी आपको। तो दोस्तों ये टॉपिक अपन है जो क्यों छोड़े, अपना है जो एक आध क्वेश्चन भी बने तो अपने लिए तो बेटर है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम है जो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं है जो आपको प्रेषित करते दोस्तों, और आप सभी का सिलेक्शन हो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम है जो आपके लिए अच्छे बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप सभी बने रहे, अपना स्नेह विश्वास यूं ही बनाए रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों लास्ट में एक आपके लिए एक संदेश देना आपको है जो बिल्कुल नोटिफाई करना चाहूंगा दोस्तों। आज 5 बजे 30 क्वेश्चन की या फिर 40 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट होने वाली है, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और संडे को अपन उसे देखेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर पे कौन आते हैं, सेकंड पे कौन आते हैं, थर्ड पे कौन आते हैं, और लास्ट टॉप 10 तक अपन देखेंगे जो है जो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। दोस्तों टेस्ट है जो देखना एक बार ही देना आप सभी, ठीक है। तो मुझे भी पता चलेगा कि आपका है जो किसका नाम है जो सर्वप्रथम आता है, सबसे पहले आता है, इसीलिए। तो दोस्तों आप सभी उस टेस्ट को जरूर देवें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।